हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंटर। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक और उसका नाम है थर्मोकपल। गेट पॉइंट ऑफ रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया है कि पूरे टेम्परेचर मेजरमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा थर्मोकपल। ठीक है, तो आप इस पर स्टार लगा लो भैया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में हर साल, हर बार या मैक्सिमम टाइम कह सकता हूँ क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का है उतनी ही गहराई में हम इसे पढ़ेंगे। आपका टॉपिक थर्मोकपल, आप जानते हैं कि थर्मोकपल क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप थर्मोकपल। ठीक है ना, इस थर्मोकपल का हम यूटिलाइज करेंगे टेम्परेचर को मेजर करने में, है ना। तो जब स्टार्ट किया था टेम्परेचर मेजरमेंट, दो कैटेगरी में हमने उसे डिवाइड किया था। एक कैटेगरी थी आपकी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरी थी थर्मो रेजिस्टिव इफेक्ट, बराबर ना। तो थर्मो रेजिस्टिव इफेक्ट बेस्ड हमने दो चीजें देख ली अभी तक। क्या क्या देख ली? आरटीडी देख लिया हमने, थर्मिस्टर देख लिया, बराबर ना। उसमें क्या हो रहा था, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था और उस रेजिस्टेंस चेंज का आपने जुगाड़ कर रखा था टू मेजर दैट, बराबर ना। फाइनल जो आप मेजर कर रहे थे उसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट कर पा रहे थे। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट था थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर हमें क्या मिलेगा, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विल गेट ईएमएफ, बराबर ना। अब कोई सा सिस्टम ऐसा हो जिसे टेम्परेचर दे और वो आपको ईएमएफ दे दे, तो इसे कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं जी? एक्टिव सिस्टम, सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम, बराबर ना। ये खुद की खुराक की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, तो इसे क्या बोल दिया? एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो इसको ईएसी में, ये बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, ईएसी एग्जामिनेशन में आता रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर? उसमें 4-5 चीजें दे दी जाती है, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल दे दिया, सोलर पैनल दे दिए, एंड द फोर्थ वन इज आरटीडी दे दिया। तो ऊपर के तीनों क्या है? एक्टिव है, और चौथा क्या है? पैसिव है। ठीक है, तो जो इसके पहले हमने दो चीजें पढ़ी थी, आरटीडी और थर्मिस्टर, दोनों क्या हो गए भैया? पैसिव ट्रांसड्यूसर्स हो गए, बराबर ना। तो चलिए हम फिनोमेनन पे आते हैं कि थर्मोकपल के पीछे का राज क्या है और कैसे हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, सीधी सी कहानी है, सीबेक ने सबसे पहले इसको एनालिसिस किया। सबसे पहले देखा कि जब टू डिसिमिलर मेटल्स को आप जोड़ते हैं, चाहे मेटल हो चाहे सेमीकंडक्टर हो, दोनों के केस में कहानी ट्रू है। दो डिसिमिलर मेटल्स ले लीजिए साहब, ये ले ली मैंने। अब इन्हें आपको टेम्परेचर डिफरेंस पे रखना है। ये दो जंक्शन क्रिएट हो गए ना। जब आप दो मेटल्स को जोड़ रहे हैं, दो जंक्शंस आपके पास हैं, लेट्स टेक इट जंक्शन J1 और ये हो गया J2। अब क्या करते हैं आप, इन्हें डिफरेंट टेम्परेचर पे रखते हैं, दोनों को एक डिफरेंट टेम्परेचर पे रखते हैं। इसे आप T1 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिए, इसे आप T2 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिए, टू डिसिमिलर मेटल्स को जोड़ के। तो सीबेक ने क्या देखा, सीबेक ने ये देखा कि भैया इस सर्किट में ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इन दो पॉइंट के बीच में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। हालांकि जब सीबेक ने इसको किया था तो उसने क्या किया कि जब दो डिसिमिलर मेटल को जोड़ के एक टेम्परेचर डिफरेंस दिया ना, तो पास में रखी हुई जो कंपास है ना, उसकी नीडल डिफ्लेक्शन कर गई। तो उसने इस फिनोमेनन को बोला था थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट। बट उसके 10 साल बाद एक बंदा आया और उसने फिर उसको बोला कि थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट मत बोलिए, करंट का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। इस सर्किट में करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको बोला थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो थर्मोकपल जो बंदा है ना, वो काम कर रहा है किस इफेक्ट पे? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर विल गेट द EMF, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही यदि दो जंक्शंस को आप इस टाइप से डिसिमिलर मेटल को जोड़ते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर पर रखते हैं, तो सर्किट में EMF प्रोड्यूस हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, होता क्यों है? देखो, आपको टेम्परेचर डिफरेंस में ऐसा रखना है कि एक को हॉट रखना है और दूसरे को कोल्ड रखना है, बराबर ना। कोल्ड जंक्शन जिसका रेफरेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम मानते हैं, बराबर। तो जब हॉट एंड कोल्ड वाला सिचुएशन बनता है, तो जो जंक्शंस है ना, आपके जंक्शंस है ना, तो इन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन जो है ना, उनकी एनर्जी
उनका जो एनर्जी है, क्लास है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एनर्जी रिसीव करेंगे और एनर्जी रिसीव करने के बाद उनका एनर्जी बढ़ जाता है। नाउ कोई सा भी एटम हो वो बना हुआ है किसके लिए, न्यूट्रल कंडीशन में रहने के लिए। तो आफ्टर सम टाइम दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड और नॉट। सो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। भैया गर्म बॉडी से ठंडी यानी कि गर्म जगह से ठंडी जगह पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो भाई साहब क्या हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फैमिली का बंदा आ गया और बंदे का नाम है करंट आ गया सिस्टम में। ठीक है, तो इन जनरल ये हमने देखा कि भैया थर्मोकपल इफेक्ट या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दो आपने डिसिमिलर मेटल्स ले ली और मेटल्स में आपने टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया, तो आपने फाइंड कर लिया ईएमएफ। अब क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इस ईएमएफ को मेजर कर लें या इसमें आप एमीटर लगा के करंट को मेजर कर लें। दो चीजें हैं ना, क्या चीजें हैं कि इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स पे आप चाहें तो एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, और मैं यदि आपसे पूछूं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना, तो आप बोलोगे आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का यदि वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वहां पे वो वोल्टेज को डिफ्लेक्ट कर दे, वोल्टेज बता देगा, मतलब ईएमएफ बता देगा, ईएमएफ के बारे में आपको जानकारी दे देगा। ऑन द अदर हैंड आप चाहे तो एक एमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस सिस्टम में, और एमीटर कनेक्ट करेंगे तो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है जी, आप बोलोगे कि सर आपने बताया है इट्स आइडियली 0। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता है। क्या फ्लो होने लग जाता है, करंट फ्लो। तो दो सिनारियो है हमारे पास, थर्मोकपल इफेक्ट हमें समझ में आ गया, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें समझ में आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस दिया, आगे की सारी कहानी समझ में आ गई। बट मैं क्या बोल रहा, इन्हें आप दो तरीके से ट्रिक कर सकते हैं, या तो ईएमएफ की बात कीजिए या फिर करंट की बात कीजिए। और इन जनरल थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या थर्मोकपल को हम यूज करते हैं ईएमएफ के टर्म में। यानी कि आप क्या करेंगे, आप थर्मोकपल को डायरेक्ट टेम्परेचर में दीजिए, उसका एक रेफरेंस जंक्शन फिक्स कर दीजिए, जिस भी हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है उसमें आपको डिप करना है थर्मोकपल को। ना थर्मोकपल का टेम्परेचर डिफरेंस जब होगा, यानी कि एक जंक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा, तो उस केस में उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ को लेके हम आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर मेजरिंग सिस्टम में। यानी कि उस ईएमएफ को, हालांकि बहुत लो वैल्यू का ईएमएफ जनरेट होता है इन द रेंज ऑफ माइक्रोवोल्ट। तो माइक्रोवोल्ट यदि आपके आगे आने वाले मेजरिंग सिस्टम को रन कर सके तो ठीक है, अदरवाइज इसे हम मैग्नीफाई कर लेंगे, एम्पलीफाई कर लेंगे। तो इस करंट आप कुछ भी मेजरिंग आगे वाला सिस्टम बेस्ड ऑन करंट नहीं बनाएंगे, बेस्ड ऑन ईएमएफ बनाते हैं। हम चर्चा करेंगे कि क्यों। तो माइक्रोवोल्ट का आपने लिया क्या, माइक्रोवोल्ट का इससे आउटपुट ले लिया ना, उस आउटपुट को मेजर करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। उसे एम्पलीफाई करना है तो एम्पलीफाई कीजिए, है ना, जो उसके साथ करना है कीजिए, सिग्नल कंडीशनिंग से गुजारिए, और फाइनली आउटपुट आपको क्या देना है जी, फाइनली आउटपुट देना है कि इनपुट का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अब क्यों होता है, क्यों ईएमएफ इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, देखिए जरा। यदि आप इस सर्किट को कंप्लीट करके आप मेजर करना चाहते हैं करंट को, आप करंट को मेजर करना चाहते हैं, तो यदि आप करंट मेजर करना चाहते हैं यानी कि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूअसली चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक ईएमएफ एक्शन का एक एक्शन से गुजरना पड़ेगा, है ना। बैक ईएमएफ एक्शन क्या सर जी, यदि सर्किट में करंट फ्लो हो गया तो दो और इफेक्ट आएंगे जो सीबेक का अपोज करेंगे, और इफेक्ट का नाम है पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट। पढ़ा है आपने और कभी समझ में आया भी नहीं होगा आपको। चलिए, होता क्या है, सबसे पहले ये जो फिनोमेनन है जिस पर काम कर रहा है आपका थर्मोकपल, इसका नाम हमने बोला सीबेक इफेक्ट। क्या बोला जी, सीबेक इफेक्ट, जो कि सिंपल है, आपके नोट्स में मैंने अच्छे से लिख दिया है उसको। ठीक है, अब एक ही प्रोसेस का, एक ही फिनोमेनन का दूसरा रूप है पेल्टियर इफेक्ट। मैं आपको बताता हूं, बट इसका जो मैंने आपको ये डिफरेंशिएशन दिया ना कि ईएमएफ में यूज करें, उस पर मैं आपको लाइट डालने वाला हूं कि क्यों, कारण क्या है इसके पीछे का। ठीक है, पेल्टियर इफेक्ट ये कहता है कि सर क्या हुआ,
आपने दो जंक्शन को टेम्परेचर डिफरेंस दिया तो इसमें करंट फ्लो हो गया। पेल्टियर बोलता है कि यदि इसमें आप करंट दे दोगे तो जंक्शन पे आपको टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा। जस्ट उल्टा ऑफ द सीबेक, टेम्परेचर दिया ईएमएफ आया, यानी कि टेम्परेचर दिया करंट आया, करंट दोगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। सिंपल सा उल्टा इफेक्ट है पेल्टियर इफेक्ट। बट यहां पे इसका दूसरा डेफिनेशन भी है मेरे पास। क्या है, सुनना जरा ध्यान से। पेल्टियर बोलता है कुछ भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, करंट फ्लो करवा दो टू डिसिमिलर मेटल के एक सिस्टम में तो टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसको उल्टे तरीके से सोचो कि मान लो आपने सीबेक इफेक्ट के कारण टेम्परेचर डिफरेंस लगाया दो जंक्शन पे, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो करवा दिया, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब फॉरगेट अबाउट द टेम्परेचर डिफरेंस, फॉरगेट अबाउट दिस टेम्परेचर डिफरेंस नाउ। जस्ट इमेजिन कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो सर्किट में यदि करंट फ्लो होगा तो जंक्शन पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी, जनरेट हो जाएगा, बैक ईएमएफ एक्शन। यानी कि यदि आप इस सर्किट में करंट फ्लो करवा देते हो ना, तो ये करंट फ्लो अपोज करेगा इस टेम्परेचर डिफरेंस को। यानी कि जो हॉट जंक्शन है ना, ये इसको ठंडा करने की कोशिश करेगा यदि आप इसमें करंट फ्लो करवा देते हो तो, और जो ठंडा जंक्शन था ना उसको ये हॉट करने की कोशिश करेगा यदि इसमें करंट फ्लो होता है तो। बैक ईएमएफ या बैक एक्शन जिसे कहते हैं, है ना, उल्टा इफेक्ट। सीबेक ने बोला टेम्परेचर डिफरेंस दो, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ईएमएफ ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, ईएमएफ में ओपन सर्किट रखोगे आप। लेकिन जैसे ही आप इसे क्लोज कर दिए, सर्किट में करंट घूमने लग गया ना, ये करंट कोस का अपोज करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका जो टेम्परेचर है उसको ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा। दूसरे तरीके से उसको समझिए, यदि आपने सर्किट को ऐसा बनाया कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो भैया जो हॉट जंक्शन था वहां से हीट, अब देखो सर्किट क्लोज हो गया तो हीट फ्लो होने लगेगा कि नहीं, तो हॉट से हीट फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, तो ये ठंडा होगा, और ठंडे पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये गर्म होगा, ये पेल्टियर इफेक्ट हो गया। तो यदि आप थर्मोकपल को एक क्लोज सर्किट में एनालिसिस करेंगे तो पेल्टियर इफेक्ट अपोज करेगा, या पेल्टियर इफेक्ट इन टेम्परेचर को क्या करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, हॉट को रिड्यूस करेगा, कोल्ड को ये करेगा। तो फिर इसमें आप मेजरमेंट सही से टेम्परेचर को नहीं कर पाएंगे जी। सोचिए कि यदि आप करंट को ट्रैक करके चीज़ें बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस करंट इफेक्ट जो एक्चुअल टेम्परेचर है हॉट बॉडी का जिसे आप मेजर करना चाहते हो वो गिरेगा ना। तो पेल्टियर इफेक्ट नहीं चाहिए हमें पेल्टियर इफेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो ये पेल्टियर इफेक्ट नहीं होगा कब, जब हम इसे ओपन सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे, और ओपन सर्किट कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट टू मेजर द ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट्स। ईएमएफ मेजर कीजिए, ईएमएफ मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगेगा, वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नथिंग बट द ओपन सर्किट, गॉट द पॉइंट ना। तो पेल्टियर इफेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण था, थॉमसन इफेक्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपके नोट्स में थॉमसन इफेक्ट के बारे में भी लिखा है, ठीक है। क्या वैसे थोड़ा सा मैं समझाने को, थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है कि हर एक डिसिमिलर मेटल जो है उनको यदि आप जोड़ोगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो हर एक डिसिमिलर मेटल की जो है अपनी एक सेंसिटिविटी होगी कि नहीं। रिलेशन हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, बट अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा, जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना वो प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इसकी कॉम्बिनेशन की साइड उतना ज़्यादा ईएमएफ, एंड प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑल्सो, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। बट हर एक मेटल के लिए हर एक टेम्परेचर पे ये चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, कायदे से तो कांस्टेंट होनी चाहिए बट कांस्टेंट नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। एक ही डिसिमिलर मेटल कनेक्ट किया अलग अलग टेम्परेचर पे, यदि वो अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो ये गड़बड़ है, और ये अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण, टेम्परेचर
ग्रेडियंट के कारण, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ दिस मेटल पे टेम्परेचर अलग अलग स्टेज में हमने कर दिया, तो इसको थॉमसन इफेक्ट बोलेंगे। नाउ अगेन ये कब होगा, जब आपका सर्किट होगा क्लोज सर्किट में हीट का फ्लो होगा। तो कुल मिला के थॉमसन इफेक्ट को भी हीट फ्लो से रिलेट कीजिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट से रिलेट कीजिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्योंकि थॉमसन समझना ही नहीं है, सिर्फ पेल्टियर समझना है और हमें समझना है सीबेक इफेक्ट। तो इसे क्यों हम ये अपना क्लियर करते हैं, क्यों इसमें आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। किस बात की अपॉर्चुनिटी, कि हम भैया इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हम बात कर रहे हैं कि सर हमें तो मेजर करना है टेम्परेचर को। तो अपॉर्चुनिटी क्या आ गई कि भैया इस टेम्परेचर के कारण ईएमएफ जनरेट हुआ ना, इस ईएमएफ को यदि इस टेम्परेचर में कैलिब्रेट कर दूं तो कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं हो जाएगा क्या कि इस टेम्परेचर को मेजर कर पाऊंगा आसानी से। बिल्कुल हो जाएगा ना। तो थर्मोकपल का एक्सपेरिमेंटल आउटपुट ईएमएफ जब हम देखते हैं तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन आता है, E = A del T इज द टेम्परेचर डिफरेंस प्लस B del T स्क्वायर। ठीक है, फिर A और B क्या है, मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल के सेंसिटिविटी कांस्टेंट समझ लीजिए जो भी आप मेटल्स यूज कर रहे हैं, है ना। फिर अगेन इन जनरल हम स्टडी करते हैं लीनियर सिस्टम्स के लिए, तो इसका अप्रोक्सीमेशन जब हम करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा A del T, वेयर A इज द सेंसिटिविटी या सीबेक कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, सेंसिटिविटी। दिस इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी, या अदर वर्ड में आप बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट द सीबेक कोफिशिएंट। सीबेक कोफिशिएंट क्या है जी, ये सीबेक कोफिशिएंट, समझ गए ना जी। तो कुल मिला के जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वो सीबेक इफेक्ट या सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई विद द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा ईएमएफ, जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी उतना ज्यादा ईएमएफ। और इन जनरल जो सेंसिटिविटी होती है ना जी, वो होती है माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हर एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए आउटपुट माइक्रोवोल्ट में शो होगा। गॉट द पॉइंट ना। अब जरा स्टार्टिंग है, चूंकि लेक्चर की स्टार्टिंग है, तो बहुत कुछ है थर्मोकपल में, और थर्मोकपल के जो क्वेश्चंस करेंगे ना बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के साथ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। देखो जरा, हम क्या बोले कि टेम्परेचर डिफरेंस दिया, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब अलग अलग मेटल के कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग जनरेट होगा, बिल्कुल होगा। तो सीबेक ने क्या है 26 अलग अलग मेटल्स को उठाया, और 26 अलग अलग मेटल को उठाने के बाद उसने क्या किया, एक चार्ट बना दिया कि ये मेटल्स हैं, ये सेंसिटिविटी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, ईएमएफ मेजर किया, हर एक मेटल के लिए, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए उसने क्या दे दिया, पर डिग्री सेंटीग्रेड रेज इन द टेम्परेचर उसकी सेंसिटिविटी दे दी। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो क्या हम उन सारी मेटल्स के बारे में बात करेंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। बट टेम्परेचर तो हम आरटीडी से भी मेजर कर रहे थे, हम तो थर्मिस्टर से भी कर रहे थे। थर्मोकपल में क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, सिर्फ ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, बस इतना ना 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 ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी रेंज। मतलब क्या, वेरी हाई टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी आप थर्मोकपल से मेजर कर पाएंगे जी, एकदम आसानी से कर पाएंगे थर्मोकपल से, इतना ज़्यादा ह्यूज टेम्परेचर। तो थर्मोकपल में जब उसने 26 मेटल्स को एनालिसिस किया तो कुछ मेटल्स थे उनको हम बोलते हैं बेस मेटल्स, जो इन जनरल पाए जाते हैं, और कुछ मेटल्स थे रेयर मेटल जो इन जनरल यूज नहीं होते या इन जनरल पाए नहीं जाते। तो बेस मेटल उसने कौन कौन सा लिया भैया? जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया। तो बेस मेटल में क्या लिया उसने, इन 3 मेटल्स को, आयरन, कॉपर एंड निकिल, इनको और इनके एलॉयस को, इनको और इनके एलॉयस को मिला के कॉम्बिनेशंस बनाए। इसे हमने बेस मेटल नाम दिया, बेस मेटल से बने हुए थर्मोकपल नाम दिया। अब क्या एडवांटेज था? एडवांटेज ये था कि ये मेटल्स बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, चीप होती हैं, लो कॉस्ट होती हैं, और इनसे बने थर्मोकपल की कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर होती है। ये होता है कहानी, मतलब ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ लीनियरली कनेक्टेड है जी। ये है आपका बेस मेटल। तो बेस मेटल लो कॉस्ट भी हो गई ना, स्टेबिलिटी भी है, ओवर द टाइम स्टेबल रहती है। पर इनके साथ पंगा क्या है, तो हम बता रहे थे कि जो बेस मेटल उनके साथ समस्या क्या है,
समस्या ये है कि भैया ये ज़्यादा टेम्परेचर के लिए भी विथस्टैंड नहीं कर सकती। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कमज़ोर है। आप चाहते हैं कि इनसे आप 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेजर कर पाएँ तो नहीं कर पाएंगे। और जब आप बॉयलर में हैं तो आपका टेम्परेचर तो बहुत ह्यूज है, ह्यूज टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना हो, बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर मेजर करना हो, आपको बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर से डील करना है। तो वहाँ पे आपके आयरन वाले, निकल वाले और कॉपर वाले तो हाथ जोड़ लेंगे, तो उनसे तो काम चलेगा नहीं। तो उसके लिए फिर रेयर मेटल थर्मोकपल्स भी हैं, जिसमें हमारा मेनली प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन, रोडियम, रीनियम, इनसे बने हुए थर्मोकपल्स अवेलेबल हैं। तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में किस चीज़ को देखेंगे, हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स देखेंगे। जे टाइप, ई टाइप, एस टाइप, के टाइप, टी टाइप, बी टाइप, आर टाइप, W5 टाइप, सब देखेंगे जी, सब देखेंगे, सब समझेंगे। ठीक है। अब रेयर मेटल के साथ क्या है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा है। जैसे टंगस्टन है, ह्यूज 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तब जाके टंगस्टन पिघलता है जी। तो ये जो मेटल्स हैं ये वेरी हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होती है। नाउ इन जनरल थर्मोकपल को बात करें ना तो 0 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजरमेंट के लिए, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब एक और पते की बात देखिए जरा, जैसे ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन में मान लो आप इस पर्टिकुलर, देखो करंट का डायरेक्शन तो कोई एक होगा ना, या तो इस डायरेक्शन में घूमेगा या इस डायरेक्शन में घूमेगा। दोनों डायरेक्शन हो सकता है क्या करंट का? नहीं। करंट के रिस्पेक्ट में यदि बताऊं तो मैं, ठीक है, तो ये करंट मान लो फ्लो हुआ इसमें फॉर एग्जांपल, तो भैया करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो जिस वायर से सपोज ए से बी की तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव वायर हो गया और ये नेगेटिव वायर हो गया। समझ गए? एक पॉजिटिव वायर और एक नेगेटिव वायर की एनालॉजी समझ लीजिए कि जिस वायर से करंट फ्लो हो रहा है दूसरे की तरफ तो वो पॉजिटिव वाला है, वो पॉजिटिव वायर है, और जिसके अंदर जाए वो नेगेटिव वायर है। ठीक है। ये काम आएगी, एक्चुअली ये चीज़ काम आएगी जब न्यूमेरिकल्स में हम आपको ट्रिक्स बताएंगे ना, वहाँ पे ये चीज़ें काम आएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके जी, तो फिर अब हम आगे इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें तो हमने सारी कवर कर ही दी है आपके लिए। हाँ जी, और पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो टेक केयर करने हैं, जो हमें थर्मोकपल के जो मेटल्स हैं उन्हें सिलेक्ट करने से पहले ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी मेटल हम चूज़ करें, जो भी मेटल हम थर्मोकपल बनाने के लिए चूज़ करें, उससे जनरेट हुआ ईएमएफ या आउटपुट जिसे कहते हैं ना, वो टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशनशिप में होना चाहिए भैया। कैसे रिलेशनशिप? लीनियर रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि मेटल आपने ऐसे चूज कर ली जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया और आउटपुट जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा जी। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आप ये भी देखेंगे कि जो भी मेटल्स आप यूज कर रहे हो ना, वो ऑक्सीडेशन हो गया, कंटामिनेट नहीं हो, वो एटमॉस्फेयर में काम करते करते ऐसा नहीं हो जाए, आउट ऑफ द रेस नहीं हो जाए कुछ टाइम बाद। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ना। ये पॉइंट्स आपने ध्यान रख लिए। उसके बाद जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा ना, ये किन किन फैक्टर, किन किन चीज़ों पे डिपेंड है? सर ये डिपेंड है कि कौन सी मेटल यूज करी। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा ईएमएफ। जी समझ में आ गया ना बात? अब जो मेटल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो मटेरियल है उस पर डिपेंड कर रहा है आपका ईएमएफ। तो मटेरियल की किस चीज पर? सिर्फ मटेरियल पर। मटेरियल की साइज, उसकी लेंथ, उसका डायमीटर कोई मतलब नहीं। सिर्फ मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, निकल कर रहे हैं, कोबाल्ट कर रहे हैं, क्रोमियम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? बस इस पे, बस मटेरियल पे, मटेरियल की साइज पे नहीं, मटेरियल लेंथ कुछ भी, इस पे मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता।
समझ में आ गई बात? तो फिर क्या जी, बेसिक चीज़ें हमने सारी समझ ली। अब हम थोड़ा और एंटर करते हैं, और एंटर करते हैं हम कुछ थर्मो इलेक्ट्रिक लॉस है जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जी, लॉस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो देखा उसमें कुछ नियम हैं जो हमें काम आएंगे। क्या काम आएंगे जरा ध्यान से देखिए। पहला रूल देख लीजिए, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मुद्दे को समझिएगा, काफ़ी है आपके लिए। देखिए, ये आपकी मेटल A हो गई, ये मेटल B हो गई, ये जंक्शंस हो गए आपके। इस जंक्शन का टेम्परेचर है आपका T1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है आपका T2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी है। सपोज यहाँ पे जंक्शन को छोड़ के इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी है, यहाँ पे है सपोज T3, यहाँ है T4, T5, T6, ठीक है। और यदि इसको आप ट्रैक करते हैं तो आपको मिलता है E1। आपको EMF क्या प्रोड्यूस करता है? ये E1, ठीक है ना। एक और मॉडल है आपके पास, एक और सिस्टम है आपके पास। उस सिस्टम में आपकी सेम मेटल्स A और B है और सेम टेम्परेचर है T1 और T2 सेम टेम्परेचर है, ठीक है जी। नाउ ये है आपकी A और ये है आपकी B, A B भी सेम है। डिफरेंस सिर्फ इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स का है। अब इन पॉइंट्स का डिफरेंस कुछ और है। मान लीजिए ये आपका T7 है, ये T8 है, ये T9 है और ये T10 है भैया। टेम्परेचर कुछ और है बीच का, बट मुद्दे की बात क्या है कि ये फिक्स्ड है भैया, ये टेम्परेचर फिक्स्ड है जी दोनों के केस में। और यहाँ पे आप जब लगाए तो यहाँ आपको E2 मिल रहा है। सपोज यहाँ पे लिखना अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे E1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये E1 और E2 जो है ना बच्चे, ये बराबर रहेंगे, नियरली इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं हुआ। आपके जंक्शन का टेम्परेचर यदि सेम है, EMF जो जनरेट होगा वो सेम होगा, ठीक है जी। अब दूसरा देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से। आपने क्या किया, ये आपका ले लिया आपने A और ये ले लिया B, ठीक है। ये है आपका टेम्परेचर T1 एंड T2, दिस इज A और दिस इज B। नाउ जब सपोज जो जनरेट EMF हो रहा है दैट इज E1 हो रहा है। अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि सेम सर्किट में आपने बीच में एक अनदर मेटल को ऐड कर दिया। देखते जाइए ध्यान से, ठीक है। सेम टेम्परेचर है T1 और T2, एकदम सेम टेम्परेचर है। आपने क्या किया, एक मेटल ली अलग से, कोई सी तीसरी मेटल ली C, है ना। दिस इज A था आपका, ये B था। आपने एक तीसरी मेटल बीच में घुसेड़ दी, है ना। और इसके दोनों पॉइंट का यदि टेम्परेचर सेम है, इसके दोनों पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, और इस सर्किट में यदि E2 प्रोड्यूस हो रहा है तो अगेन E1 वुड बी इक्वल टू E2, ठीक है। कहने का मतलब बीच में कुछ हो फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर यदि दोनों पॉइंट्स का सेम है और ये जंक्शन टेम्परेचर T1 T2 है तो भी क्या है जी, ऐसी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट, सपोज आपके पास अगेन दो मेटल है, इससे मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे में मज़ा आएगा। ये लीजिए साहब, ये A हो गई, ये B हो गया। दिस इज नथिंग बट A, दिस इज B। यह आपका T1, यह आपका T2, और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है E1, ठीक है। अब आपने क्या किया, सेम थर्मोकपल को आपने रखा T2 और T3 पर, सेम थर्मोकपल यही T2 और T3 के बीच में रखा और यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है E2, ठीक है। दो थर्मोकपल सेम, एक को T1 T2 के बीच में, एक को T2 T3 के बीच में। अब आप इसी कॉम्बिनेशन को यदि आप रखते हैं T1 और T3 के बीच में,
इंटरमीडिएट टेम्परेचर को भूल गए और सिर्फ T1 और T3 के बीच में रखे और सेम थर्मोकपल रखे ए बी और इसमें जनरेट हुआ E, तो ये जो E है ना, ये इन दोनों का समेशन है, मतलब E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। समझ गए जी? समझ गए? T1 T2 T2 T3, T1 T3 में जो प्रोड्यूस होगा वो दोनों का समेशन। ये कुछ नियम्स है हमारे पास, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या लिया? आपने लिया यहाँ पे दिस इज नथिंग बट ए और ये आपने बी लिया, ठीक है। और ये जनरेट किया आपने E1। टेम्परेचर आपका है वही सेम T1 और T2। फिर आपने ये सेम सिस्टम लिया बट थोड़ा चेंज। ये आपकी अब B हो गई और ये C हो गई। ये B हो गई, ये C हो गई। और यहाँ पे आपने जनरेट किया E2 फॉर द सेम टेम्परेचर T1 एंड T2। अब यदि आप A और C को कनेक्ट कर देते हैं, A और C को कनेक्ट कर देते हैं और सेम टेम्परेचर T1 और T2 दे देते हैं, तो ये जो E प्रोड्यूस होगा ना, ये अगेन इन दोनों का समीशन प्रोड्यूस होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ठीक है। इन सब के नाम इसलिए नहीं बताए, नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, यानी कि मुद्दे को समझिए, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो अब मान लो, अब एक रेफरेंस मेटल वाला भी मैं आपको बताता हूँ। प्लेटिनम को हम रेफरेंस मेटल के तौर पे यूज़ करते हैं थर्मोकपल। ये सीबेक ने जो देखा ना, तो उसने प्लेटिनम को एकदम रेफरेंस माना, मतलब प्लेटिनम, ये सब की सेंसिटिविटी जो डिफाइन करी ना, वो प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में करी। उसने आयरन की, पर्टिकुलर मेटल आयरन की सेंसिटिविटी डिफाइन करी प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में। निकिल, आपका कॉपर, जितने भी मेटल उसने ली, सबकी सेंसिटिविटी उसने प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में करी, प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में। जैसे कि क्या, जैसे कि ये आपका मेटल हो गया, कॉपर ले लिया आपने, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लेटिनम। तो कॉपर का जो भी सेंसिटिविटी मान लो S1 बनी कॉपर की, ठीक है। कांस्टेंट टन ले लीजिए आप, कांस्टेंट टन ले लिया और कांस्टेंट टन की भी अपनी सेंसिटिविटी बनेगी जो कि प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में। अब यदि आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, आप कॉपर और कांस्टेंट टन को जोड़ देते हैं, कॉपर और कांस्टेंट टन को ऐसा कर देते हैं, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है ना, वो एल्जेब्राइक समेशन ऑफ दिस टू, S1 प्लस माइनस S2, जो भी साइन है उसी को आप यूज़ करिए, या यूँ कहूँ कि ये एल्जेब्राइक समेशन S प्लस S2, ये एल्जेब्राइक समेशन है, ठीक है। क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव आएगी, कांस्टेंट वायर की नेगेटिव सेंसिटिविटी आएगी। दोनों को जोड़ोगे तो फाइनल रिजल्ट में आपको S1 माइनस S2 देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एल्जेब्राइक समेशन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यह है एल्जेब्राइक समेशन, ठीक है, एल्जेब्राइक समेशन, गॉट इट। तो ये कुछ नियम्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब अगली क्लास में मिलूंगा और अच्छे चीज़ के साथ, टाइप्स ऑफ थर्मोकपल के साथ। अभी बेसिक चीज़ें इसमें है, उन बेसिक चीज़ों को फिनिश करने के बाद ही क्वेश्चंस में बढ़ा जाएगा, तो आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी धीरे धीरे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक।